आपको याद होगा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावों को देखते हुए इंटरिम जमानत यानी कि अंतरिम बेल प्रदान की गई थी। अब इसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक याचिका दायर की थी उनकी जमानत को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद हेमंत सोरेन के वकील ने इस याचिका को वापस ले लिया। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरह से बेल क्यों दी गई और हेमंत सोरेन की बेल को इनकार क्यों किया गया। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, उसी वजह पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि उन बिंदुओं की बात कर ली जाए जो कि इस पूरी वीडियो में हम जिन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर को हमने देखा, इसके बाद हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मामले थे उन मामलों को देखेंगे और उनको जो जमानत मिली है वहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल करके आए थे, उन पॉइंट्स पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या मामला था उसको भी देखेंगे। पूरा केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस कैसे पहुंचा, उसको उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया गया, उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी और प्रश्न आपका प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ है और कमेंट बॉक्स में इस पूरे सवाल के जवाब को आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से आपको जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का सेगमेंट वहां पर आपको दिखेगा। इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से पूरा टॉपिक आपका जुड़ सकता है। तो ये हमने टॉपिक के इंट्रोडक्शन पर बात की कि पूरा टॉपिक क्या है, पूरा मामला क्या है और कौन कौन सी विषयों के माध्यम से, कौन कौन से टॉपिक्स के माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखा जाए कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या मामला था, सबसे पहले उसको समझा जाए। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति इससे संबंधित जो स्कैम था उस स्कैम के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया था। पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी। गिरफ्तारी की वैधता को हाई कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी। अब ये जो चुनौती दी गई थी, वो चुनौती, वो जो कदम था, वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था उसको अगर आप देखें तो भारत में भारतीय कानूनों के माध्यम से निर्धारित जो नियम हैं वो नियम ये कहते हैं कि अगर जो एक नियमित जमानत की याचिका है वो याचिका सबसे पहले आपकी ट्रायल कोर्ट में जाएगी और ट्रायल कोर्ट के बाद जो निर्णय आएगा उसके निर्णय को फिर आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं और फिर वहां से मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अब लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रक्रिया को अपनाते तो उनको बहुत देरी लगती, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई थी वो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई थी और इसकी ये जो इस पूरे एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जमानत के लिए एक प्रावधान मिलेगा। उसकी धारा 45 जो है मुख्य तौर पर जमानत से जुड़ी हुई है और धारा 45 को लेकर के कहा जाता है कि अगर आप धारा 45 का इस्तेमाल करते हुए जमानत प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसका सपना ही देखते रह जाएंगे और ये जमानत प्राप्त करना लगभग आपके लिए असंभव हो जाएगा। क्योंकि जब आप धारा 45 की बात करते हैं तो धारा 45 जमानत के लिए टू थ्रेशोल्ड्स डिसाइड करती है। 2 शर्तों को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसमें से पहली शर्त है, सबसे पहले तो आपको जो आपके जो जज हैं उनको ये यकीन दिलाना होगा कि जो प्राइम फेसिया आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत हैं। एक तो ये शर्त हो गई। आपको आपके जो जज हैं उसको यकीन दिलाना होगा। दूसरा, इसी के साथ साथ आपको जज को ये भी यकीन दिलाना होगा कि आप जमानत पर जाने के बाद किसी तरह का क्राइम नहीं करने वाले हैं। तो जब आप कोशिश करते हैं कि आप धारा 45 के तहत याचिका दायर करें, धारा 45 के तहत पीएमएलए एक्ट में अपने आप को जमानत दिलाने की कोशिश करें तो वो लगभग असंभव हो जाता है। और यही इंपॉर्टेंट चीज रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से धारा 45 के तहत जमानत की याचिका दायर नहीं की गई, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से बेसिकली अपनी जो गिरफ्तारी थी उस गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई। और जब आप पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर करते हैं तो आपको ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं रहती है, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने बेसिकली जो है गिरफ्तारी को सही ठहराया और बेसिकली उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में उसको इस पूरे हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी और अंततः सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है,
सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत प्रदान कर देती है। हालांकि कोर्ट की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत आदेश तो नहीं जारी किया गया, लेकिन जब कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था तो कोर्ट की ओर से कुछ ऐसे संकेत जरूर दिए गए थे जिसमें कहा गया था कि बेसिकली जो हमारे देश में चुनाव होते हैं वो एक असामान्य प्रक्रिया है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस है, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो अपोजिशन के लोग हैं, जो आपके विपक्ष के लोग हैं, वो जेल में ना रहें बल्कि वो ग्राउंड लेवल पर मौजूद रहें और कैंपेन कर सकें। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे डिसीजन में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम बेल प्रदान कर दी थी। कुछ शर्तों का भी निर्धारण किया गया था, जैसे शर्तें ये थी कि जो अंतरिम बेल की अवधि होगी, यानी कि जो पूरा पीरियड है जिसमें वो जेल से बाहर रहेंगे, उस पूरे पीरियड में वो आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करेंगे और इसके अलावा किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिकली शर्तें जो है यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए डिसाइड की गई थी। ये हमने समझा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला क्या था। अब एक बार हम हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मामला है उस मामले पर भी बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन जो हैं वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको ईडी की ओर से एक भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसमें भी उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही हुई थी, पीएमएलए एक्ट के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी और ये चुनौती की याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट के माध्यम से दायर की गई। इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने तकरीबन 2 महीनों तक अपने डिसीजन को रिजर्व रख लिया। बाद में डिसीजन हालांकि यही आया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जो डिसीजन था उसको 2 महीने के लिए रिजर्व रख लिया था। और इसी 2 महीने की अवधि के दौरान जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, इन्होंने इस पूरे इस अपनी जो गिरफ्तारी थी उसको लेकर के जमानत के लिए निचली अदालत में, ट्रायल कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी थी। तो इसके बाद ट्रायल कोर्ट में भी याचिका चल रही थी, हाई कोर्ट में भी याचिका थी। हाई कोर्ट की याचिका का जो डिसीजन आया उसमें हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि आप 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में भी जमानत, आप जो है ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिका लेकर के गए हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लेकर के आए हैं, तो 2 इंस्ट्रूमेंट का एक साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रायल कोर्ट में ही जाना होगा, जब वहां से डिसीजन आएगा तो उसके बाद आप जो है हमारे पास आ सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हेमंत सोरेन के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को वापस ले लिया है। तो ये हमने दोनों मामलों को यहाँ पर समझा। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को पॉलिटिकल आधार पर, राजनीतिक आधार पर जमानत दी जा सकती है, तो आखिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जो है पॉलिटिकल आधार पर जमानत क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि चुनाव तो दोनों ही क्षेत्रों में है, तो आखिर दोनों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार क्यों हो रहा है? उसको लेकर के अगर आप बात करें तो जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत प्रदान की गई थी, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष परिस्थितियों का भी निर्धारण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो उन शर्तों का पालन नहीं करते हैं और इसी वजह से उनको यहाँ पर उनको लेकर के जमानत की याचिका पर व्यवहार जो है विचार नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन से फॉलो नहीं होती हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो हेमंत सोरेन की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेजेएम, वो कोई नेशनल पार्टी नहीं है, वो केवल एक रीजनल पार्टी है। जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसके अलावा हेमंत सोरेन जो है वो अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या थे, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो अरविंद केजरीवाल अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मौजूद थे, जबकि हेमंत सोरेन अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से इस्तीफा दे चुके थे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं, जबकि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रमुख नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। तो वो कैंपेनिंग में इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते हैं जितना बड़ा रोल मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास मौजूद था। तो ये कुछ शर्तें थी जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन इन शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें जो है उनको उनकी जमानत की याचिका पर विचार नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो ये हमने यहाँ पर इस पूरे मामले को समझा और अब अंत में एक करंट अफेयर के सवाल पर भी चर्चा हो जाए। सवाल हमारा पीएमएलए को लेकर के ही है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पीएमएलए कानून की धारा 45 की किस विषय से जुड़ी हुई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आतंकवादी वित्त पोषण, ऑप्शन बी कानून के तहत जमानत, ऑप्शन सी राजनीतिक बॉन्ड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि धारा 45 किस विषय से जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अगर आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।